हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वर्मा लॉ क्लासेस। जो हमारा आज का टॉपिक है वो लॉ ऑफ डिमांड पे है, यानी कि मांग का नियम। हमने जो पिछली वीडियो है अपनी, उसमें हमने मांग को निर्धारित करने वाले फैक्टर यानी कि कंपोनेंट किए थे। उन्हीं कंपोनेंट की मदद से हम लॉ ऑफ डिमांड करेंगे और लॉ ऑफ डिमांड में हम उसके आगे मूवमेंट एंड शिफ्टिंग, वो टॉपिक है मांगी की मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन, वो टॉपिक करेंगे। और मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में जो हमारी आज की वीडियो है वो इस बारे में। तो और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करना है। तो हमने पहले डिमांड किया था और डिमांड को जो फैक्टर इफेक्टिंग करते हैं उसके बारे में डिस्कस की थी। आज जो हमारा टॉपिक है वो लॉ ऑफ डिमांड है, यानी कि मांग का नियम। मांग के नियम में और कुछ बात नहीं है। आपने जो पहले 5 फैक्टर पढ़े थे, वस्तु की अपनी कीमत, उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तु की कीमत, भविष्य में परिवर्तन, वस्तु यानी कि कीमत में परिवर्तन होने की संभावना यानी कि संभावनाएं, और हमारी रुचि या हैबिट, ये 5 चीज़ें हैं। इसमें आपने पहले फैक्टर को ही चेंज करना है। ओनली वस्तु की अपनी कीमत में चेंज होने के कारण मांग में जो परिवर्तन आता है वो, यानी कि वस्तु की अपनी कीमत में चेंज होने के कारण अन्य बातें समान रहने पर जो अदर थिंग्स हैं वो यानी कि कांस्टेंट रहेंगी। ओनली ओवन प्राइस है जो अपनी यानी कि खुद का प्राइस है, अपनी कीमत है, उसमें चेंज होगा। तो प्राइस बढ़ने के कारण, मतलब कीमत बढ़ने के कारण हमारी मांग कम हो जाएगी और वाइसा वर्सा उल्टा हो जाएगा। प्राइस कम होने से मांग बढ़ जाएगी, मतलब प्राइस लेस होंगे तो डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी और प्राइस इंक्रीज़ होंगे तो मांग डिक्रीज़ हो जाएगी। इसी को हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ डिमांड बोलेंगे। आपने सभी में जो स्टार्टिंग की लाइन है वो यही होती है कि अदर थिंग्स बीन इक्वल्स, यानी कि अदर फैक्टर या अन्य बातें समान रहने पे वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन होने से, मतलब कीमत के बढ़ने से मांग कम हो जाएगी, कीमत के कम होने से मांग बढ़ जाएगी। इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, इसलिए हम उनको नेगेटिव ऋणात्मक संबंध कहते हैं। तो ये है, और आज डिमांड का आपको डायग्राम बताया था। इसमें इतनी चीज़ है, सिंपल सी आप लिख सकते हो। और मान्यताएं आपको बता दी कि जो आपके 4 फैक्टर हैं, आपको बताया था मांग को निर्धारित करने वाले इंडिविजुअल के जो 5 फैक्टर हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। उनमें से जो 4 फैक्टर हैं वो आप क्या कर दोगे, कांस्टेंट। पहला फैक्टर है जो ओनली अपनी कीमत, उसको ही चेंज करोगे। फिर कहते हैं कि मांग का नियम क्यों लागू होता है। तो मांग का नियम लागू होने के क्या कारण है। पहली है घटती सीमांत उपयोगिता, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आपको उपभोक्ता व्यवहार जो पिछली वीडियो उसमें बताया था कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। यानी कि कोई चीज़ जैसे जैसे हमारे पास किसी चीज़ की मात्रा ज़्यादा होती जाएगी, उसकी वैल्यू हमारे लिए क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे सिंपल एग्जांपल है, 1 किलो मटर खरीदने के लिए आप जाते हो मार्केट में और 20 रुपये किलो देते हैं, लेकिन आपने अगर वो कहता है कि 2 किलो मटर खरीद लो, तो आप क्या कहते हो कि हमें कम दाम पे दो, यानी कि 30 रुपये में दोगे तो आप 2 किलो मटर ले लेते हो। इसका मतलब जो 1 किलो मटर एक्स्ट्रा खरीद रहे हो उसके लिए आप कम पे करने के लिए तैयार हो, क्योंकि जो एक्स्ट्रा मटर से आपको उपयोगिता मिलेगी वो क्या मिलेगी, सीमांत उपयोगिता आपकी क्या होती है, कम होती है। इसलिए दूसरा, उपभोक्ता समूह का आकार, यानी कि किसी वस्तु के प्राइस कम होने से क्या होगा, जो खरीदने वाले उपभोक्ता है वो उस समूह का आकार बढ़ जाएगा। कैसे, मान लो पहले 15,000 रुपये में कूलर आता है, तो जिसके पास 15,000 रुपये है वही खरीद सकता है, लेकिन जब कूलर के प्राइस 10,000 हो जाएंगे तो वो लोग भी खरीद सकते हैं जो 10,000 के सर्कल में आते हैं, जिनका मतलब 10,000 के सर्कल में आते हैं। थर्ड, उपभोक्ता की आय, यानी कि मौद्रिक आय सेम रहेगी, वो तो आपको बता ही दिया, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ऊपर बताया था। लेकिन मान लो 100 रुपये ही है, अब भी 100 रुपये ही है उसकी मौद्रिक आय, लेकिन उसकी वास्तविक आय बढ़ जाती है। वास्तविक आय बताया था जब आपको कीमत लेवल से भाग देते हो। जैसे मान लो प्राइस क्या है 10 रुपये, तो आप कितनी खरीद सकते हो, 10 किलो। लेकिन उसी वस्तु का प्राइस 8 रुपये हो जाए तो आप कितनी खरीद सकते हो, 12 किलो समथिंग आप खरीद सकते हो। तो ये चीज़। फोर्थ है स्थापन, सब्स्टिट्यूट गुड्स। आपको बताया था जैसे चाय और कॉफ़ी है, वो एक दूसरे की जगह क्या सब्स्टिट्यूट है, मतलब चाय की जगह आप कॉफ़ी पी सकते हैं, कॉफ़ी की जगह चाय। चाय के प्राइस कम हो जाएंगे तो क्या है, जो कॉफ़ी पीने वाले उपभोक्ता हैं वो क्या है, चाय की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि चाय की प्राइस कम हो जाएंगे। ये जी।
पाँचवें, किसी चीज़ के विभिन्न उपयोग मतलब मल्टीपल यूज़ हो। तो आपको बताया था मिल्क है, मिल्क के कई यूज़ होंगे। अगर मिल्क महंगा होता है तो हम बच्चों के, छोटे बच्चों के पीने के लिए अगर सस्ता हो जाए तो उसको दही जमाने में और खोआ निकालने में काफ़ी जगह। इसी प्रकार आप बिजली का एग्जांपल लेते हो, इलेक्ट्रिसिटी है, अगर महंगी होगी तो आप ज़रूरी चीज़ों पे यूज़ करोगे, अगर बिजली सस्ती हो जाएगी तो आप और एक्स्ट्रा वर्क भी कर सकते हो और बिजली आप क्या करोगे, ज़्यादा यूज़ करोगे। ये आपके 5 है कि मांग का नियम क्यों लागू होता है, कि जब मांग की जो ढलान होती है, स्लोप होती है, क्यों नेगेटिव होती है, ऋणात्मक क्यों होती है। सिंपल आपने वही लिखना है। पहले आपको 5 फैक्टर पता होने चाहिए जो हमारी इंडिविजुअल डिमांड को, व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करते हैं। उनके कंपोनेंट पता होने चाहिए। उसमें ओनली फर्स्ट कंपोनेंट है वस्तु की जो अपनी कीमत है, उसमें चेंज होगा, बाकी जो चारों फैक्टर में कोई चेंज नहीं होगा। तो लॉ का डिमांड आपको बता दिए, प्राइस बढ़ेगी तो मांग कम होती है। अपोजिट रिलेशन बताना है, बस प्राइस और डिमांड में आपने रिलेशन बताना है। क्या बताओगे, अपोजिट। ये घटती सीमांत उपयोगिता, उपभोक्ता समूह, उपभोक्ता की आय, स्थापन वस्तुएं, विभिन्न उपयोग, आपको आराम से ये 5 पॉइंट समझ आ जाएंगे। फिर हम करते हैं जो इसके मांग के नियम के अपवाद क्या है। आपको बताया था जो इसके जो मांग का नियम है वो हम कुछ मान्यताओं पर आधारित है, तो ये हर जगह मतलब हर समय अप्लाई नहीं होता, इसके कुछ अपवाद भी हैं। जैसे गिफन वस्तुएं, गिफन वस्तुएं कौन सी होती हैं, जहाँ पे मांग का नियम लागू नहीं होता। मांग का नियम लागू नहीं होता तो आप मांग का नियम का याद रखो कि प्राइस बढ़ेगी तो मांग कम होती है, तो इसमें अपोजिट होगा। प्राइस बढ़ते हैं तो मांग ज़्यादा होगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड कम होती है, मतलब मांग कम होती है। और इसका लेकिन आय प्रभाव, आय प्रभाव मतलब इनकम बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, ये नेगेटिव इफेक्ट होता है। इसके साथ 1 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का पूछ लेते हैं। इन्फीरियर गुड्स, जो घटिया वस्तुएं क्या होती हैं। घटिया वस्तुएं वो होती हैं जिनमें मांग का नियम लागू होता है, मतलब प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड कम होगी, लेकिन इनका इनकम इफेक्ट दोनों में क्या होता है, नेगेटिव। सेम बात यही है कि दोनों में इनकम इफेक्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। गिफन वस्तुओं में, इन्फीरियर में डिफरेंस क्या है, गिफन पे मांग का नियम लागू नहीं होता, इस पे मांग का नियम लागू होता है। प्रतिष्ठा सूचक, डिस्टिंग्विश इफेक्ट बोलते हैं, यानी कि इसमें सोशल इमेज को दिखाया जाता है। यानी कि जैसे मान लो पुरानी कारें हैं, अगर उनके रेट बढ़ेंगे तभी डिमांड बढ़ेगी, ये चीज़ दिखाई जाएगी। और ज्वेलरी वगैरह अगर प्राइस बढ़ेगी तभी डिमांड बढ़ेगी। और एक है इग्नोरेंस, अज्ञानता बोलते हैं। कई लोगों को लगता है कि जिस चीज़ के प्राइस आए होंगे वही चीज़ वो खरीदते हैं, इसलिए जो बड़े यानी कि रिच पर्सन है वो क्या है, जब प्राइस हाई होंगे उस वस्तु को ज़्यादा खरीदेंगे, उसकी ज़्यादा डिमांड करेंगे। ये चीज़ एग्जांपल आप ले सकते हो ज्ञानता का। अब आगे जो टॉपिक है हमारे, उसमें हम मांगी गई मात्रा और मांग में परिवर्तन, इसको मूवमेंट भी बोलते हैं, शिफ्टिंग भी बोलते हैं। इसको बोलेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसको बोलते हैं चेंज इन डिमांड। शुरू में बताया था जो हमारी पिछली वीडियो की, मांगी गई मात्रा और डिमांड यानी क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड में आपको फ़र्क पता होना चाहिए। जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो हमारे एक निश्चित कीमत पर एक निश्चित क्वांटिटी होती है, मतलब फिक्स प्राइस होता है और फिक्स ही क्वांटिटी होती है एक। लेकिन जब डिमांड की बात करते हैं तो डिफरेंट प्राइस लेते हैं। मूवमेंट होता है, मूवमेंट का मतलब होता है एक ही कर्व पे, यानी कि एक कर्व है, इससे इधर आ गए, इससे इधर चले गए, ये मूवमेंट होता है। लेकिन शिफ्टिंग क्या होता है, वो इंक्रीज डिक्रीज, यानी कि इसमें 2 मांग वक्र बनेगी, जिससे हम इधर जाएंगे तो इंक्रीज हो जाएगा, इधर आएंगे तो डिक्रीज हो जाएगा। ये चीज़ हमने डायग्राम के थ्रू शो करनी है। तो इसमें मांगी गई मात्रा में, क्वांटिटी डिमांडेड में पहले जो मांग का नियम है वही याद रखना है, यानी कि अपनी कीमत में चेंज होने के कारण अन्य बातें समान रहेंगी और अपनी कीमत में चेंज होने के कारण जो फ़र्क पड़ेगा। इसमें 2 डायग्राम बनते हैं, संकुचन और विस्तारन, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन बोलते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे पहले यहाँ डिमांड यहाँ है प्राइस, अब प्राइस क्या हो गया, अप हो गए। प्राइस अप होने से क्या होगा, हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, कम। तो ये कॉन्ट्रैक्शन का है। इसी डायग्राम को आप एरो का निशान नीचे की ओर कर दिए, पहले जो प्राइस था P1 था, प्राइस P2 हो गया। तो प्राइस कम होने से जो आपकी डिमांड में चेंज होगा उससे क्या होगी, आपकी जो विस्तार होगा, एक्सटेंड होगी, मतलब एक्सपेंशन होगा।
समझ में आ गया कि आपको ओनली ये याद रखना है कि जो मांग के नियम के था, अपनी कीमत में चेंज होने के कारण अन्य बातें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। उसके कारण क्या होगा, संकुचन और विस्तार होगा। अब है मांग में परिवर्तन। मांग में परिवर्तन आपको बताया था, इसमें इंक्रीज और डिक्रीज होगा, मांग में वृद्धि या कमी होती है। तो दो डिमांड कर्व बनेगी, लेकिन प्राइस है जो सेम रहेगा। अपनी कीमत में कोई चेंज नहीं होगा, जो चारों फैक्टर अलग हैं उनमें चेंज होगा। जो उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तु, भविष्य में चेंज होना, रुचि वगैरह, जो आपके चार फैक्टर थे उनमें चेंज होगा। ऊपर की ओर जाएगी डिमांड कर्व, इधर इंक्रीज हो जाता है, इधर आएगी तो डिमांड कर्व डिक्रीज हो जाएगी। बस ये नाम चेंज हो जाएंगे, पहले D1 मान लो, D2 मान लो, फिर इसको D1 मान लेना, इसको D2 मान लेना। ये सिंपल उसमें टॉपिक है, ये आपने करना है। ये दो क्वेश्चन मेन है उसमें, यानी कि 3 क्वेश्चन आ सकते हैं मांग को इफेक्ट करने के, लॉ ऑफ डिमांड, और एक ये मांगी की मात्रा, जो 6 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं उनमें। अब जो 5th चैप्टर है हमारा, आगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करते हैं, मांग की लोच। मांग की लोच का मतलब होता है चेंज होना, परिवर्तन होगा। जब मांग में परिवर्तन होगा, मांग में परिवर्तन आपको बताया था 3 चीज़ों के कारण हो सकता है, कीमत, आय, आड़ी। आड़ी को हम क्रॉस बोलते हैं। क्रॉस का मतलब 2 वस्तुएं हैं, एक वस्तु के यानी कि चेंज होने के कारण प्राइस में दूसरा, जैसे एक्स वस्तु है चाय और कॉफ़ी, दोनों के प्राइस में जो चेंज होगा उससे जो इफेक्ट पड़ेगा। 4th है एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन के कारण। लेकिन हमारे सिलेबस में ओनली क्या है, कीमत है। ये जब आप BA में या MA में जाओगे तब आप आय और आड़ी लोच इनके बारे में पढ़ोगे। कीमत लोच मतलब कीमत के कारण ऊपर आ जाएगा, यानी कि मांग में प्रतिशत परिवर्तन आ जाएगा, और नीचे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन आ जाएगा। और मांग में आपको बताया था प्रतिशत परिवर्तन के लिए जो नई मांग है उसको Q1 मानो, पुरानी मांग को Q। परिवर्तन निकालने के लिए आपको पता है पुरानी मांग नीचे, इसी प्रकार नई मांग को P1 माइनस P बटा P गुणा 100। तो ये आप काट सकते हो। Q1 में से जो Q होगा उसको चेंज बोलते हैं डेल्टा Q, और अदर P डेल्टा P बटा P, और इसको करोगे तो रिवर्स हो जाएगा जो आपको बताया था। सिंपल लॉजिक बताया था आपको, P और इनवर्स रिलेशन होता है दोनों में, इसलिए नेगेटिव लगता है। सिंपल फॉर्मूला याद करना ट्रिक से, P ऊपर याद रखना ओनली, P का अपोजिट Q, क्योंकि हम प्राइस और क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं। Q में जो चेंज हो रहा है वो ऊपर आ जाएगा, P में जो चेंज हो रहा है वो नीचे आ जाएगा। चेंज का मतलब नई कीमत में से पुरानी कीमत, अगर प्राइस की बात है। क्वांटिटी की बात, नए क्वांटिटी में पुरानी क्वांटिटी को लेस करके हम चेंज निकाल सकते हैं, जो हम बात करेंगे। ये चीज़ है, ये आप इजीली कर सकते हो। अब इसमें जो हम बात करेंगे, ये पहली विधि है जो हमारी, इसको हम प्रतिशत और अनुपातिक विधि बोलते हैं, परसेंटेज और प्रोपोर्शनल मेथड बोलते हैं। इसमें आपने ये चीज़ याद रखनी है, मांग में परिवर्तन आ जाएगा और कीमत में परिवर्तन आ जाएगी, ये फॉर्मूले से, और विद एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ, आसानी से आप कर सकते हैं। अब है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, इस व्यय विधि बोलते हैं। इसमें आपने कुछ नहीं करना, सिंपल OX Y एक्सिस पे लाइन खींचनी है, और ये OX आ जाएगा, ये Y आ जाएगा। इस पे आपने कीमत को लेना है, प्राइस। इधर आपने टोटल एक्सपेंडिचर लेना है। टोटल एक्सपेंडिचर मतलब कुल व्यय किसके बराबर होता है, कीमत गुणा में मात्रा, प्राइस गुणा क्वांटिटी होता है, वो हमारा कुल खर्चा होता है, आपको पता है। आपने इसको बढ़ाने के लिए पहले बीच में 2 सेम लाइन खींचनी है, यानी कि ये लाइन बराबर इक्वल, फिर ऊपर वाली लाइन भी छोटी खींचोगे और नीचे वाली भी लाइन, ये 4 लाइनें खींचनी है, फिर आपस में इनको मिला देना है। ये आपकी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। इलास्टी यहाँ पे इक्वल हो जाएगी, जहाँ पे बराबर है दोनों लाइनें, ये लेस देन हो जाएगी। अब इसको समझने से पहले हमें 5 डिग्रियाँ समझनी पड़ेंगी। इलास्टी और डिमांड की 5 डिग्रियाँ हैं, यानी कि कीमत है वो 1 भी हो सकती है, जो इलास्टी और डिमांड है इक्वल टू 1 हो सकती है, ग्रेटर देन 1 हो सकती है, लेस देन 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, और इन्फिनिटी हो सकती है।
अनंत बोलते हैं इसको हम लोचदार बोलते हैं, इसको हम बिलोचदार बोलते हैं। इसको परफेक्टली इलास्टिक बोला जाता है, इसको परफेक्टली इन इलास्टिक बोला जाता है। तो ये पहले है कि इसमें प्राइस सेम रहेगा, ओनली क्या होगा, डिमांड में ही चेंज होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। लेकिन इसमें क्या होगा, प्राइस में कोई चेंज नहीं होता, ओनली क्या होगा, यानी कि क्वांटिटी में चेंज होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि इन्फिनिटी, अनंत बोलते हैं। ये पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी में क्या होगी, आपकी क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, ओनली प्राइस में चेंज होगा। तो क्वांटिटी नहीं बढ़ रही तो इसका मतलब बिलोचदार, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, बिलोचदार। इसमें क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा कुछ भी कितना भी चेंज कर सकते हो, इसलिए इसको लोचदार। आपने क्वांटिटी का ध्यान रखना है। अब इक्वल टू 1 में क्या होता है, जितना आपका प्राइस में चेंज होगा उतना ही आपका क्या होगा, डिमांड में चेंज होगा। मान लो प्राइस पहले ये थे, क्वांटिटी ये थी, अब नए प्राइस ये हो गए, क्वांटिटी ये हो गई, दोनों में चेंज क्या होगा, सेम होगा, इक्वल टू 1। ग्रेटर देन 1 में क्या होगा, जो आपके प्राइस हैं वो तो कम थोड़े से होंगे, देखो इसका डिफरेंस कम है, लेकिन आपकी क्वांटिटी क्या है, बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन 1। और जब हम लेस देन की बात करेंगे तब आपका प्राइस में चेंज तो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन जो डिमांड में चेंज है वो बहुत कम होगा। इसको हम, ये आपकी 5 जो है स्टार्टिंग में दिया हुआ था, तो लेकिन जो मैं मोस्ट टॉपिक करवा रहा था आपको इसके, तो ये आप पढ़ लेना, कई बार ये पूछ लेते हैं, बाकी 1-2 नंबर में पूछ सकते हैं, लेकिन इनका पता होना चाहिए, ये हमारी बेसिक चीज़ें हैं। व्यय विधि में हमने 3 चीज़ें करनी है, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 और वो। अब सिंपल देख सकते हो, P3 है, P1, चाहे प्राइस इंक्रीज हो रहा है चाहे डिक्रीज हो रहा है, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर का साइज़ क्या है, सेम है। कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए इक्वल टू 1। चाहे आप कीमत बढ़ा लो चाहे कीमत कम कर लो, लेकिन कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कीमत के घटने या बढ़ने से कुल व्यय में कोई चेंज नहीं होता, तो क्या होगी, इक्वल टू 1। इसी प्रकार इसी को दोबारा देखो, P3 है, ऊपर P4, यानी कि प्राइस ज़्यादा हो गया तो हमारा एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, कम। प्राइस नीचे हो गया तो एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। इसका मतलब कीमत के बढ़ जाने से कुल व्यय कम हो जाता है और कीमत के घट जाने से कुल व्यय बढ़ जाता है, तो ग्रेटर देन होता है। इसी प्रकार उल्टा कर दो, कीमत कम होगी तो कुल व्यय भी कम हो गया, कीमत बढ़ गई तो कुल व्यय भी बढ़ गया, यानी कि कीमत के घट जाने से कुल व्यय क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कीमत के बढ़ जाने से कुल व्यय बढ़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। ये हमारी कुल व्यय विधि है, इसको आप एग्जाम्पल की सहायता से भी बता सकते हैं। जब थर्ड मेथड हम करेंगे, बिंदु और पॉइंट मेथड, इसमें क्या करोगे, आपने कुछ नहीं करना, OX Y आपने प्राइस और क्वांटिटी को लेके सिंपल लाइन खींचनी है और बीच में पॉइंट लगाना है, वहाँ पे आप लिखोगे 1, ऊपर की ओर बढ़ते जाओ ग्रेटर देन, इन्फिनिटी नीचे की ओर आओगे तो लेस देन और 0। ये 5 डिग्री जो हमने बताई थी। फॉर्मूला होता है निचला भाग बटा ऊपर का भाग, मतलब लोअर बटा अपर पोर्शन, लोअर बटा अपर पोर्शन आ जाएगा। दोनों में देखो कोई भी पॉइंट लिख लो, यहाँ लिख लो P1 लिख सकते हो, कुछ भी लिख लो, यहाँ पे M लिख सकते हो, तो NM बटा NP तो बराबर होगा, इसलिए एक आंसर आ जाएगा। अब ये भाग लेंगे, ये नीचे का भाग है, ये ज़्यादा है, ये भाग कम है, तो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ये भाग पूरा 1 हो गया, 1/0, क्यों, नीचे का भाग तो 0, ऊपर का भाग तो 0 रह जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। लेस देन में ये इतना भाग है वो नीचे का है, बाकी भाग ऊपर का है, इसलिए कम हो जाएगा। और यहाँ जो नीचे का भाग तो क्या हो गया, 0 हो गया, ऊपर का भाग क्या हो जाएगा, 1, 0/1। ये 5 है, बिंदु विधि है, बिल्कुल ईजी है। अब हम जो मेन टॉपिक है, जो इसमें एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, वो इसको प्रभावित करने वाले तत्व, जिसमें हम लोचदार और बेलोचदार की बात करेंगे, मतलब इलास्टिक और लेस इलास्टिक। ये सिंपल सा टॉपिक है, आप कर सकते हो। एक है वस्तु की प्रकृति, यानी कि नेचर पे डिपेंड करेगा। सिंपल बता देता हूँ, आप बुक से आसानी से समझ सकते हैं। यानी कि नेचर इसका क्या होता है कि जैसे जो गुड्स नेसेसरी हैं, नेसेसरी गुड्स की जो मांग क्या होती है, डिमांड क्या होती है हमारे लिए, लेस इलास्टिक होती है। मतलब वो चीज़ का प्राइस कितना भी हो जाए, आपको वो चीज़ें क्या होती हैं,
खरीदनी पड़ती हैं, यानी कि उसके बिना आप नहीं हो सकते। लेकिन जो लग्जरी गुड्स होती हैं, लग्जरी मतलब विलासिता की वस्तु, जो हमारे आरामदायक वस्तु होती है, उनकी क्या होती है, मोर इलास्टिक होती है। उनमें अगर वस्तुओं में ज़्यादा चेंज होगा माने कीमत में, तो उनकी डिमांड पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। दूसरा होता है टाइम फैक्टर देखना होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, आप देख लेना, इजीली आपको याद रहते हैं। पहले तो आपने प्रोडक्ट पे ध्यान देना है कि वस्तु कैसी है, उसके बेस करेगी। दूसरा आपने समय पे ध्यान देना है। आपके पास टाइम ज़्यादा है फिर वो इलास्टिक होती है, क्योंकि आपके पास टाइम ज़्यादा है इसलिए आप क्या है, यानी कि कम ज़्यादा कर सकते हो। लेकिन आपके पास टाइम कम है तो लेस इलास्टिक होगी, क्योंकि आपको मान लो सिंपल है, प्यास लगी है अभी, आपको पानी पीना है, तो और कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको जितने की बोतल मिल रही है 20 की, तो आपको ख़रीदनी पड़ेगी। लेकिन आपको अगर टाइम है तो आप जहाँ पे 15 रुपये की सस्ती बोतल मिल रही है वहाँ से भी खरीद सकते हो, क्योंकि आपके पास टाइम ज़्यादा होता है। थर्ड होता है कि आप कितना एक्सपेंडिचर करते हो, मतलब कितना पैसा एक्सपेंडिचर करते हो, उसका भी फ़र्क पड़ता है। अगर आप फिक्स प्रोपोर्शन यानी कि छोटी मोटी चीज़ों पे, उसमें क्या होगा, लेस इलास्टिक होता है, और बाकी में क्या होगा, मोर इलास्टिक। कितना हिस्सा आप आय का क्या है खर्च करते हो, उस पर भी डिपेंड करता है। फोर्थ, जो उपभोक्ता की आय का लेवल है, जो आपकी इनकम है, वो भी क्या करेगी, डिपेंड करेगी। यानी कि जो रिच और पुअर पीपल हैं उन पे ज़्यादा यानी कि लेस इलास्टिक होती है, क्योंकि उन्होंने जितना, जो पुअर आदमी है यानी कि गरीब आदमी, उसने थोड़ी क्वांटिटी में वो चीज़ खरीदनी होती है, 10 रुपये की, 20 रुपये की डेली के हिसाब से। लेकिन जो रिच पर्सन है वो कभी प्राइस की फिक्र नहीं करता। ओनली जो मीडियम वर्ग है उसके लिए वो क्या होती है, इलास्टिक, और यानी कि मोर इलास्टिक होती है वो चीज़ें। और पांचवा है सब्स्टिट्यूट गुड्स, जो स्थापन और पूरक वस्तु होती हैं उनके अकॉर्डिंग। जितनी हमारे पास सब्स्टिट्यूट गुड्स होंगी उतनी हमारे पास मोर इलास्टिक होती है, क्योंकि ऑप्शन होते हैं, वरना लेस इलास्टिक होते हैं। छठा, आप अगर किसी चीज़ को क्या कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं, तो वो पॉइंट भी आ जाएगा। अगर पोस्टपोन कर सकते हैं तो इलास्टिक हो जाएगी, मतलब लोचदार हो जाएगी। अरे पोस्टपोन नहीं कर सकते, पोस्टपोन का मतलब स्थगन, मतलब आपने मान लो अभी टीवी के रेट महंगे हैं और टीवी खरीदना है, तो ज़्यादा ज़रूरी है, तो क्या होगा, लेस इलास्टिक। अगर आगे पोस्टपोन कर सकते हैं तो मोर इलास्टिक हो जाएगा, मतलब बिलोचदार या लोचदार। ये आपके पॉइंट है 6। एक दो पॉइंट और होंगे, आप इजीली इन पॉइंटों को पढ़ोगे, आपको ये समझ आ जाएगा। बस माइंड में ये रखना है कि हमारी मांग पे क्या फ़र्क पड़ेगा, मांग कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, इससे आपको लोचदार और बिलोचदार का पता चल जाएगा। तो इस वीडियो में जो मेन टॉपिक है हमारे, वो आप ध्यान रखेंगे। हमने जो बात की थी सबसे पहले, वो हमने मांग के नियम के बारे में बात की थी। उसके लिए आपको पहले जो हमारी पिछली वीडियो है उसमें जो फैक्टर इफेक्टिंग जो डिमांड है उसको पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए आपको पांचों फैक्टर पता होना चाहिए। पहले फैक्टर में यानी कि वस्तु की अपनी कीमत में चेंज होगा। चेंज क्यों होता है, इसके लिए 5 फैक्टर यानी कि बताए थे। ये 5 रीज़न है जिनके कारण क्या होता है, मांग का नियम लागू होता है। फिर हमने क्या किया था, इसमें मांग के अपवाद किए थे, यानी कि 3 अपवाद हैं जिन पे मांग का नियम लागू नहीं होता, उनको अपवाद बोलते हैं। फिर हमने मूवमेंट और शिफ्टिंग किया था, यानी कि मांगी की मात्रा और परिवर्तन और मांग में परिवर्तन। मांगी की मात्रा में परिवर्तन वो क्या होता है, संकुचन होता है, या तो कम उसी पे आ जाएगी, या विस्तार होता है उसका। मांग में परिवर्तन करते हैं तब हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के बारे में बात करते हैं। और जो हम मांग की लोच के बारे में बात करेंगे, लोच का मतलब परिवर्तन होता है। और परिवर्तन किसके कारण, हमारे जो +2 का सिलेबस है उसमें ओनली कीमत में परिवर्तन है। तो इसमें कीमत में परिवर्तन क्या होगा, प्रतिशत और अनुपातिक विधि होगी, जिसमें परसेंटेज और प्रोपोर्शन मेथड की बात करेंगे। इसमें इन्वर्स रिलेशन होता है, इसलिए माइनस आएगा। ऊपर पी का निशान याद रखना है, बाकी नीचे क्यू, और डेल्टा क्यू अपोजिट हो जाएगा, पी का भी अपोजिट लिखना है, डेल्टा पी, ये चीज़ आ जाएगी। फिर हमने जो बात की थी इसकी
दूसरा मेथड था व्यय विधि, उसमें आपको बताया था सिंपल डायग्राम है, 2 लाइनें पहले बीच में इक्वल खींचनी है, फिर ऊपर वाली और नीचे लाइन वाली उससे कम और मिला देना है आपस में कुल व्यय विधि के। फिर आपने बिंदु विधि है, और जो हमने पांचों कैटेगरी की दी थी इसकी हेल्प से ये दोनों मेथड कर सकते हैं। और आपको एक जो प्रभावित करने वाले फैक्टर हमने बताए थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें लाइक कीजिए, अगर इसमें कोई कमी हो तो हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए